Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics lesson number 2, the 5-year plans in India. देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको इंडिया के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंडिया ने निर्धारित किए थे, जो 5 टाइप्स के थे, वो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें था जीडीपी ग्रोथ रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन और इक्वालिटी। ठीक है बेटे, तो वो तो थे आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हर 5 ईयर प्लान में आपके मुख्य उद्देश्य बन के चले। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। उस टाइम भी मैंने डिफरेंस क्रिएट कराया था आपसे कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो हर प्लान में जरूरी थे। 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, तो हर प्लान में वो इंपॉर्टेंट थे, जरूरी थे बेटे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्लान है, यानी हर 5 प्लान का फोकस अलग पॉइंट पर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये थे बेटे, और जो 5 ईयर प्लान थे वो आपके स्टार्ट हुए थे फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। तो जो पहला प्लान के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ये 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है, 1956 हो गए ना 5 ईयर, 31 मार्च 1956 तक चलिए था। ठीक है, तो ये 5 साल का जो प्लान था, पंचवर्षीय योजना है जिसे हम हिंदी में कहते थे। देखिए, व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहला जो 5 ईयर प्लान था बेटे, कंट्री वाज बैटलिंग विद द सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि हम बैटलिंग का मतलब लड़ाई करना या संघर्ष करना, तो हम संघर्ष कर रहे थे फूड ग्रेन के साथ। खाने के लिए सफिशिएंट फूड था ही नहीं इंडिया के पास अवेलेबल, तो इसीलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था या फोकस था वो किस पर था, हायर एग्रीकल्चर आउटपुट या हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि भाई ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का हमारा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है बेटे, इसके बाद देखिए सेकंड, ठीक है, ग्रेट अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले 5 ईयर प्लान में हमने अच्छी अचीवमेंट की, काफी अच्छा प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, इंक्रीज भी कर दिया प्रोडक्शन का। तो अब हमारा फोकस जो था वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कहां पर हो गया था, इंडस्ट्रीज पर हो गया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 1961 तक चले होंगे, ठीक है, इसमें जो हमारा फोकस था वो किस पर शिफ्ट हो गया, इंडस्ट्रीज पर हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने काफी अच्छी अपनी ग्रोथ कर ली थी, इसलिए हमारा जो फोकस था वो इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट हो गया। सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था सेकंड 5 ईयर प्लान में। आगे देखिए, द थर्ड 5 ईयर प्लान, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि बेटे 1961 में, ठीक है, वार हुआ था इंडिया और पाक का, बेटे वार चला था, युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इन्होंने देखिए बता भी रखा है। तो उस टाइम जब वार हुआ था तो यूएस ने, यानी कि अमेरिका ने भारत को थ्रेटन किया था कि भाई आप पाकिस्तान से युद्ध समाप्त करें, अदरवाइज हम आपके सामने फूड ग्रेन की सप्लाई रोक देंगे। तो क्योंकि उन्होंने थ्रेटन किया था, धमकी दी थी, इसीलिए हमने थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया जो कि था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। तो हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे, एटलीस्ट फूड ग्रेन में तो हम आत्मनिर्भर बने कि हमें अपने देश की फूड की नीड को पूरा करने के लिए किसी और देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, सो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था उसमें हमारा था प्राइस स्टेबिलिटी। बेटे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से काफी जूझ रही थी। ठीक है, जब तक एक इकोनॉमी स्टेबल ना रहे बेटे तब तक उस इकोनॉमी का विकास नहीं हो सकता। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से इकोनॉमी जूझ रही थी, इसीलिए जो फोर्थ 5 ईयर प्लान बेटे उसमें हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया क्या, कि प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, प्राइस स्टेबल रहे, प्राइस में इतने ज्यादा चेंजमेंट ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से हम बचे बेटे। फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में दोनों हमने एक साथ ऑब्जेक्टिव बनाया, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी को दूर करना, गरीबी का उन्मूलन करना। ठीक है, एलिविएशन यानी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी दूर भगाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव था फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। सेवंथ 5 ईयर प्लान में क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना एक चैलेंजिंग टास्क बन चुका था, तो इसीलिए सेवंथ 5 ईयर प्लान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज अ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। 8th 5 ईयर प्लान में हमारा ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। भाई एजुकेशन भी अब काफी इंपॉर्टेंट
सिनेरियो बन चुका था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो अब एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंडिया में जितने भी लोग हैं बेटे सब एजुकेशन ले, सब शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि भाई सबको एजुकेशन का राइट मिले, सबको शिक्षा मिले, सब लोग पढ़े लिखे। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में था हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज करना, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखिए जब भी इंडस्ट्रीज का विकास होता है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, तो इससे एनवायरमेंट के कंसर्न पैदा होते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पैदा होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में देखिए हैवी मशीनों का यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है बेटे, ठीक है, जो कि एयर को, वाटर को, लैंड को पोल्यूटेड करता चला जाता है। तो इसीलिए अब हमें करना क्या था, अपने एनवायरमेंट को सस्टेन रखना था, हमें इस तरह से रिसोर्सेज का यूज करना था कि हमारी जनरेशन तो उसका यूज कर सके और आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर ले। हम ये नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारा उद्देश्य बन चुका था 9th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान में देखिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, ये हमें इंक्रीज करने की जरूरत थी, करने की आवश्यकता थी। 11th 5 ईयर प्लान में देखिए पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी दूर करना, गरीबी दूर भगाना, जॉब क्रिएशन, नई जॉब्स पैदा करना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, और अपने एनवायरमेंट को संरक्षित रखना या सुरक्षित रखना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था 11th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, जो कि 2007 से 2012 तक चला था बेटे। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक चला बेटे। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया बेटे कि रिसोर्स को इस मैनर में यूज करना है कि हम तो उसका यूज कर सके, साथ ही साथ हमारे आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। ये नहीं कि हमने जो प्रिविलेज लाइफ एंजॉय की है, हमारे आने वाली जनरेशन को वो लाइफ ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ, यानी सभी सेक्टर में ग्रोथ, सभी लोगों की ग्रोथ बेटे। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, वन साइडेड या लोप साइडेड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे से उद्देश्य है। अब देखिए बुक में आपको इस तरह की एक टेबल बना के दी हुई है, तो इस टेबल को मैं एक बार 2 मिनट जल्दी से पढ़ देता हूँ बेटे। ये यही है, बस इनका एक थोड़ा सा टेबल वाइज फॉर्म में दे दिया। आपसे क्या रखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसमें देखिए हमारा फोकस था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ, यानी सभी लोगों को इक्वल इनकम मिले, इक्वल धन मिले बेटे, पहला। सेकंड देखिए 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान चला था। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहां भी मैंने बताया कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया। एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, देश के अंदर हैवी इंडस्ट्रीज भी लगे बेटे, ताकि हमें कैपिटल गुड्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इनके ऊपर हम अपनी निर्भरता कम करें और हैवी इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों को खुद बनाएं। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान देखिए 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च 1966, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। अगेन इंडिया पाक का वार और यूएस की धमकी कि भाई पाकिस्तान से युद्ध खत्म करो, इसलिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करना। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, असमानता में कमी लाना, भाई सब लोगों को समान इनकम मिले, समान अधिकार मिले, इसकी कोशिश हमने की गई। इसके बाद देखिए 3 एनुअल प्लान भी बने, 5 ईयर प्लान की बजाय 3 एनुअल प्लान भी बने। ठीक है, 4th प्लान था 1 अप्रैल 1969 से, ठीक है, 31 मार्च। 3 एनुअल प्लान आपके बने बेटे 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। इसके बाद 4th 5 ईयर प्लान आपका आया 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक, जिसमें था एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की गति को तेज करना, ज्यादा तेजी से ग्रोथ लेकर आना, और प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि प्राइस को स्थिर रखना। 5th 5 ईयर प्लान था 1974 से 1979 तक, जिसमें राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, यहां भी हमने बात की थी कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल को बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, 6th प्लान देखिए 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी दूर करना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता को खत्म करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके अंदर पावर हो गया, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल सिस्टम हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना हमारा उद्देश्य था। 7th 5 ईयर प्लान में देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। फिर 2 एनुअल प्लान आए बेटे, 1 साल के प्लान आए 2, ठीक है, एनुअल प्लान आए आपके।
1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आया आपका, जिसमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सब लोगों को मिल सके, ये भी हमारा मुख्य टास्क था, ठीक है। और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, ये भी हमारा मुख्य टास्क था बेटे। 9th 5 ईयर प्लान देखिए, जो 1997 से 2002 तक चला। इसमें था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास करना था, ग्रामीण क्षेत्रों को, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जो रिसोर्स होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं, इसलिए उस एरिया को भी आपको डेवलप करना था। ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ के साथ प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ बहुत स्पीड हो रही थी, उस पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत भी अब हमें महसूस होने लगी थी। 10th 5 ईयर प्लान देखिए, जो 2002 से 2007 तक चला बेटे, ठीक है। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी पर ध्यान देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। 11th 5 ईयर प्लान देखिए, जो 2007 से 2012 तक चला। मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट आल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। तो भाई मल्टीपल टारगेट हमने सेट किए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश भी हमने की। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, भाई एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश की। स्ट्रैटेजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी 1960s में आई थी, ठीक है। दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने तैयारी की बेटे। जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करने की कोशिश की। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था तो एनवायरमेंट को खतरा पैदा हुआ था, तो एनवायरमेंट को संरक्षण करने का प्रयास भी हमने किया। और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था रिसेंटली, जो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ है बेटे, इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी रिसोर्सेज का बेटे अच्छी तरह से यूज हो सके, और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी ओवरऑल ग्रोथ आपकी अच्छी होनी चाहिए सभी सेक्टर्स में एज वेल एज सभी पर्सन में, ठीक है बेटे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू अंडर प्लानिंग टिल 1991। बेटे अब आप सोचोगे यार 1991 क्यों आया, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों नहीं है बेटे, तो आपको पता होना चाहिए 1991 में इंडिया ने एक ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जिसका नाम था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बेटे। दैट इज अ ह्यूज इकोनॉमिक चेंजेस किए थे। तो इंडिया की जो पॉलिसियां हैं बेटे, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो 1991 से पहले यानी प्री 1991 एरा, और एक 1991 के बाद यानी कि पोस्ट 1991 एरा। तो 1991 से पहले की जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाई हुई थी बेटे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 1991 के बाद की भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेसन्स में। तो फिलहाल आप देखिए 1991 से पहले इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजियां अपनाई हुई थी, कौन सी पॉलिसी थी। सबसे पहले देखिए हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। रिलायंस का मतलब आपको पता है निर्भरता, पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है यानी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आता है। यानी कि 1991 से पहले, 1991 से पहले इंडिया ने ज्यादातर जो भी इंडस्ट्रियां एस्टेब्लिश की थी, मुख्य इंडस्ट्रियां जो एस्टेब्लिश की थी बेटे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर एस्टेब्लिश की थी। इंडिया ने एक IPR 1956 पास किया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। IPR का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो बेटे IPR 1956 में पास किया, जिसके अंडर 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर बेटे। 17 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर रिजर्व किया गया और केवल 12 इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के अंडर रिजर्व किया गया। और ये जो 12 इंडस्ट्री, ये भी बहुत कम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थे बेटे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट रोल था बेटे, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया। इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ थी बेटे, इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ थी, उसका पूरा भार या पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को सौंप दी गई बेटे। हैवी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया गया और जो लेस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है बेटे, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को हाथों में दे दिया गया। सो इट वाज रियलाइज्ड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाया, प्राइवेट पैटर्न ना अपनाकर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाया बेटे, जिसमें जो ज्यादातर मेन रोल था या कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट का जो जिम्मा था वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सौंपा गया था। तो ये था पहला पॉइंट, आसान सा बेटे, कि जो जिम्मेदारी थी बेटे इंडस्ट्रीज की, वो प्राइवेट सेक्टर को ना सौंपकर गवर्नमेंट सेक्टर को सौंपी गई थी। 17 इंडस्ट्रियां बेटे गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफर की थी और केवल 12 इंडस्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई थी। सेकंड देखिए रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बेटे। रेगुलेटेड, किसी को रेगुलेट करना, सीमित रखना।
यानी प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन कैसी हुई, सीमित डेवलपमेंट बेटे, ठीक है, उसे एक तरह से मौका दिया ही नहीं गया कि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके बेटे। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर दिया गया, उनकी जो डेवलपमेंट थी उसे सीमित रख दिया गया, डेवलप कर दिया गया बेटे। हैवी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ना लेकर जो लेस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी वहां प्राइवेट सेक्टर को अलाउड किया गया बेटे। ऐसा करने का यह भी रीजन था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी बेटे कि जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए। अगर प्राइवेट सेक्टर को आप फल फूलने का मौका दोगे बेटे, तो एक जो पर्सन है वो अपनी मोनोपोली चलाएगा, जो सबसे अमीर व्यक्ति है बेटे वो सभी इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेशन करके अपनी मोनोपोली चलाएगा, जो इस टाइम हो रहा है। आपको पता है अंबानीज, ठीक है, अंबानी इस टाइम इंडिया में एक तरह से मोनोपोली है उनकी, ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ वेल्थ जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ वेल्थ, यानी ज्यादातर जो धन है भारत में वो अंबानीज के पास है बेटे। तो उस समय गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई किसी एक पावर के पास, एक पर्सन के पास सारी पावर आए, एक पर्सन के पास इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, सारा का सारा धन एक आदमी के पास चला जाए, इसलिए उन्होंने बेटे प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई और प्राइवेट सेक्टर की एक सीमित रेगुलेशन की गई बेटे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने MRTP एक्ट, द मोनोपोली एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट अपनाया, MRTP 1969 में बेटे, ठीक है, उसे लगा दिया गया, जिससे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियां थी वो अपनी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकती थी, उनकी जो डेवलपमेंट थी वो रेगुलेटेड रहती थी, सीमित रहती थी। सो रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज एंश्योर्ड दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, कि इकोनॉमिक वेल्थ का कंसंट्रेशन, ध्यान एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर सभी, ठीक है, सारे के सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी लोगों को उसको एंजॉय कर सके, ठीक है। तो इसलिए थर्ड बेटे, द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां थी उन्हें बेटे प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रोवाइड की गई, सुरक्षा दी गई, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो गांव में, विलेज एरिया में बेटे पुटअप की जाती है, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है जो विलेजेस के लोग होते हैं, जो विलेजेस के पुअर ग्रामीण लोग होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां ही हट जाएगी बेटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण बेटे लोग आत्महत्या तक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह प्रोटेक्शन, पूरी तरह सुरक्षा प्रोवाइड की गई बेटे। और जो हैवी इंडस्ट्रियां थी उनकी डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन डेवलपमेंट कैसी हुई, रेगुलेटेड, रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट कर दिया गया बेटे, किसके थ्रू, वही MRTP एक्ट अपनाकर, द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को अपनाया गया और इंडस्ट्रियों पर लगा दिया गया, जिसके अंतर्गत बेटे वो एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर लेवल तक ही ग्रो कर सकती थी, उससे आगे ग्रो नहीं कर सकती थी। ये ना किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती थी, ना अपनी कंपनी का एक्सपेंशन कर सकती थी, ना दूसरे देशों में जाकर अपनी कंपनी लगा सकती थी। यानी आपका साइज वो सीमित ही रहेगा, ठीक है। आप बेटे, ठीक है, आप एक मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाओगे, आपका साइज सीमित ही रहेगा। इसलिए इन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सीमित कर दिया, रेगुलेट कर दिया MRTP एक्ट को अपनाकर। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बेटे, ठीक है, प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम कंपटीशन, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जो भी कंपेटिटर फर्में थी, बड़ी फर्में, लार्ज फर्में, उन्हें हटा दिया गया या उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बेटे, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट बेटे, उनको लगाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कराकर देती थी, क्योंकि वो लेबर इंसेंटिव होते बेटे, ठीक है, काफी लेबर का यूज होता है, लेबर को काम मिलता है, रोजगार मिलता है ग्रामीण लोगों को बेटे, और कई परिवारों का घर चलता है, इसलिए, ठीक है बेटे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत जो गारमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेदर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इन सबको अपनाया गया बेटे। ये रिजर्व कर दी गई कि लेदर बनेगा तो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत बनेगा, गारमेंट्स, ठीक है, कपड़े वगैरह बनेंगे तो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत ही बनेगी, केमिकल का निर्माण होगा तो केवल उसके। तो कई प्रोडक्ट है जिन्हें रिजर्व कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कि भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ ही इन्हें बनाएगी, कोई दूसरी इंडस्ट्री इन्हें नहीं बना सकती। तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन तो आपने खत्म ही कर दिया, ठीक है। बिसाइड्स बेटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर डेवलप टू कैटर द नीड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले गए, बैंक वगैरह खोले गए बेटे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराते थे बेटे। सेवरल बोर्ड्स यानी कि हैंडलूम बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड, ये सब बेटे ओपन किए गए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके और ग्लोबल मार्केट से जो खतरा उन्हें पहुंचता है उनसे उन्हें बचाया जा सके बेटे। तो ये था आपका थर्ड फीचर कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है।
फॉर देखिए डेवलपमेंट ऑफ हैवी फॉर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बेटे, तो हैवी इंडस्ट्रीज को खोला गया लेकिन ओनली फॉर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होता क्या है बेटे? स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेटे जो गवर्नमेंट है कुछ हैवी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करती है, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करती है और उन्हें ऐसा लगता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ में पार्टिसिपेशन दे सकती है। तो उन्होंने कुछ हैवी इंडस्ट्रीज को ओपन किया इस उद्देश्य से कि भाई ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अच्छी पार्टिसिपेट करेगी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए बेटे। गवर्नमेंट ने सोचा कि ये इंडस्ट्रियां हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेटे ओपन किया गया फॉर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कि भाई इन स्ट्रेटजी के तहत, इस रणनीति के तहत हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी बेटे, इन इंडस्ट्रीज के तहत हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अब वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी देखिए बेटे, इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो इलेक्ट्रिक जनरेशन को इन्होंने स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का हिस्सा बनाया जिसके जरिए ये अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा करना चाहते थे बेटे, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं, सीमेंट हो गए, लैंटर हो गए, गाटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स जो हो गए कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं बेटे, ठीक है। एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लोहा एवं इस्पात उद्योग जो था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इनको इन्होंने स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का हिस्सा बनाया बेटे, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, गवर्नमेंट ने इन्हें डेवलप करना अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता माना बेटे, जिसके तहत इन्हें लगा कि भाई ये इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छा पार्टिसिपेशन दे सकती है। तो कुछ हैवी इंडस्ट्रीज को इन्होंने डेवलप किया जिसमें बेटे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी आ गई, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री आ गई, इलेक्ट्रिक जनरेशन ये आ गया, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का हिस्सा था जो इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट माना। नेक्स्ट फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बेटे, ठीक है। गवर्नमेंट ने लोगों को बेटे एनकरेज किया कि वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करे बेटे, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट देकर लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट दे रही है गवर्नमेंट, यानी लोग एनकरेज हो रहे हैं अपना रुपया बैंकों में रखने के लिए क्योंकि इससे वो ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं बेटे। तो इन्होंने एनकरेज किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें और जो रुपया गवर्नमेंट के पास आता वो उन्हें इन्वेस्टमेंट में लगा देते, लोन वगैरह प्रोवाइड करा देते बेटे प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर में ही उन लोन से बेटे नई इंडस्ट्रियां खोल देते जिससे नई इंडस्ट्रियां खुले, लोगों को बेटे काम मिले, ठीक है, ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसलिए तो फोकस और इन्वेस्टमेंट पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया बेटे। आगे प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, भाई आपको पता है 1991 से पहले कोई फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर एंटर करना बड़ा मुश्किल था बेटे, कर ही नहीं सकती थी। उसने एंट्री करने के लिए किसी इंडियन कंपनी के साथ अलायंस करना पड़ता था बेटे, फॉर एग्जांपल हीरो एंड होंडा, ठीक है। 1981 में 81 में इन हीरो होंडा का बेटे अलायंस हुआ था और 2007 में जाके इनका अलायंस खत्म हुआ है। देखिए तो 1991 से पहले कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर सकती थी फ्री, उन्हें इंडिया के अंदर एंट्री करने के लिए किसी इंडिया के पार्टनर को पार्टिसिपेशन बनाना पड़ता था। मारुति सुजुकी इसका एग्जांपल है, हीरो होंडा बेटे इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए फॉरेन कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई 100% एफडीआई तो अलाउड है ही नहीं, आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट 100% से कर ही नहीं सकते। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने बेटे तो लेस देन 50% शेयर से करने पड़ेंगे, वो भी किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके या मर्ज होकर। तो इस तरह से फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया और फॉरेन कंपनीज को बेटे कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो इंडिया के अंदर एंट्री ना कर सके, ठीक है। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई जिससे कि इंपोर्ट भी कम हो बेटे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गुड्स इंडिया के अंदर बने। आगे देखिए फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच those goods which are earlier imported from the rest of the world now they are produced in India। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी स्थिति को कहते हैं कि जिन गुड्स को हम पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे अब उन गुड्स का प्रोडक्शन यही इंडिया के अंदर ही होगा। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपको समझ आया होगा, इट इज अ सिचुएशन इन विच दोज गुड्स विच आर अर्लियर इंपोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री, नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो बाहर से जो गुड्स मंगा रहे हो अब उन्हें इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दिया गया भाई, सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक है, अपने
फॉरेन करेंसी के रिजर्व को बचाने के लिए कम से कम इंपोर्ट करें, ठीक है, जिस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसे इंपोर्ट करें, बाकी सब इंडिया से बने गुड्स का यूज करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटे। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल भाई, तो फॉरेन कैपिटल एफडीआई जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई दूसरा देश इंडिया के अंदर पूरा 100% इक्विटी शेयर के साथ इन्वेस्ट करता है बेटे, 100% कंप्लीट ओनरशिप के साथ इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। तो इंडिया ने 1991 से पहले एफडीआई को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि भाई कोई भी देश इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर सकता विद 100% इक्विटी शेयर। आप इंडिया के अंदर एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप कोई किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन या मर्जर या अलायंस करना पड़ेगा, तब जाकर आप कर सकते हो बेटे। तो एफडीआई को कंप्लीटली अवॉइड किया गया। और अगर इंडिया को लोन की जरूरत भी पड़ती बेटे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि हम बाहर के देशों से लोन ले लेंगे, लेकिन उनकी कैपिटल को इंडिया के अंदर अलाउ नहीं करेंगे बेटे, क्योंकि कैपिटल के आने से काफी चीजें घटित होती है, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रोल जो देश का होता है वो खत्म होता है बेटे, ठीक है। दूसरी कंट्रीज को अपने के सीक्रेट पता लग जाते हैं, ठीक है। तो इसे कंप्लीटली अवॉइड किया गया। और अगर आपको रुपए की जरूरत भी है तो भी लोन ले सकते हैं। और फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बेटे, तो सारी के सारे प्लानिंग गवर्नमेंट करती थी अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बेटे। आपको सेंट्रलाइज का मतलब पता ही होगा, जहां सारे डिसीजन केवल एक पर्सन लेता है वो सेंट्रलाइज्ड होते बेटे। तो सारी की सारी प्लानिंग गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, सारा का सारा काम गवर्नमेंट संभालती थी बेटे, ठीक है। तो इन्होंने बताया हुआ कि प्रोग्राम एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल अलाइन टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो सारी की सारी प्लानिंग गवर्नमेंट करती थी, ठीक है। दैट is the objective of growth as specified the state level, it did not contract with the overall strategy, ठीक है बेटे। स्टेट से अलाउ कर दिया जाता था भाई आप अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाती थी। तो बेटे ये थे आपके फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच।